हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9 की हिंदी की बुक क्षितिज के चैप्टर 16 मेघ आय के प्रश्नोत्तर। ठीक है बेटा। तो पहला प्रश्न है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो इसका उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में निम्न गतिशील क्रियाएं हुई हैं। क्या क्या हुई हैं? पहला, हवा नाचती गाती चलने लगती है। मेघों के सौंदर्य को निहारने के लिए लोगों ने अपने घर के खिड़कियां व दरवाजे खोल दिए। तीसरा, पेड़ झुकने लगे, झूमने लगे, मानो गर्दन उचकाकर वह बादलों को निहार रहे हों। आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, तालाब से जल भर गए, नदी का पानी ठहर गया, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी, धैर्य का बांध टूटने से वर्षा रूपी आंसू बहने लगे। वर्षा रूपी आंसू यानी कि बारिश होने लगी। ठीक है, तो ये हमारा पहले का उत्तर है। सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक है? धूल, पेड़, नदी, लता, ताल ये किसके प्रतीक है? तो धूल जो है गांव की लड़कियां के प्रतीक है, पेड़ गांव के लोग के प्रतीक है, नदी चंचल स्त्री, लता मेघ की प्रतीक्षा करती नायिका और ताल पैर धोकर सेवा करने वाला व्यक्ति। प्रश्न 3 है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल, लता मतलब होता है बेटा जो पेड़ की टहनी होती है उसे लता कहते हैं। ठीक है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में छिपकर देखा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कविता ग्रामीण वातावरण में लिखी गई है। वह समय हमारे आज के समय से पूरा अलग है। उस समय में गांव की जो औरतें हैं वो लज्जाशील होती थीं, वे अपनी मर्यादा जानती थी तथा अपनी मर्यादा में रहती थीं। उस समय में औरतें बड़े बुजुर्गों के सामने अपने पति से बात ना करती थी, ना ही उनके सामने जाती थी। मतलब जब पहले के टाइम में औरतें जो होती थी ना, वो गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने मतलब जाती भी नहीं थी, उनसे मतलब उनके सामने अपने पति से भी बात नहीं करती थी। जैसे कि हम देखते हैं आजकल, हम जो है हमारे मम्मी पापा आपस में बात कर लेते हैं हमारे दादा दादी के सामने, या ताऊ ताई या बड़े बुजुर्ग जो भी आते हैं उनके सामने बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में गाँव में ऐसा नहीं होता था। औरतें जो थी वो अपने पति से, बड़े बुजुर्गों के सामने बात नहीं करती थी। ठीक है, तो ये दिया गया है और इसी मर्यादा को याद रखते हुए नायिका अपने पति के सामने ना जाकर किवाड़ की ओट में खड़ी थी, मतलब किवाड़ के पीछे खड़ी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो इसका भाव ये है, गांव के लोग मेघ से निराश हो गए थे और ये सोच बैठे थे कि इस बार उनके गांव में वर्षा नहीं होगी, परंतु उनका यह भ्रम टूट गया जब उन्होंने आकाश में बादलों को देखा और फिर बाद में वर्षा हो गई। अब इसका दूसरा अर्थ यह है कि नायिका अपने पति से क्षमा मांगती है, यानी माफ़ी मांगती है और कहती है कि हे स्वामी, तुम मुझे माफ़ कर दो कि मैं तो ये सोच बैठी थी कि तुम मुझे कभी लेने ही नहीं आओगे अब, परंतु अब तुम सज धज कर मुझसे मिलने आए हो तो मेरे मन के सारे भ्रम वहम दूर हो गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका भाव स्पष्ट करना है। बांकी चितवन उठा, नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसका भाव है, बादलों के आने से हवा तेज बहने लगी, तेज तेज चलने लगी। मान ऐसा लग रहा था बादलों के आने से जैसे नदी थम गई हो, रुक गई हो और तिरछी नजरों से बादलों को देख रही हो। अब दूसरा अर्थ इसका ये है कि मेहमान के आने की खुशी में गांव के लोग इतने उत्सुक हो गए कि गांव के कुछ चंचल औरतें तो क्या कर रही हैं, अपना घूंघट सरकाकर तिरछी नजरों से मेहमान को देख रही है। मेहमान यानी दामाद को, यहाँ पे मेहमान दामाद को कहा गया है। ठीक है, तो उनको देख रही हैं। जैसे पहले क्या होता था, गांव की जो औरतें थी वो जैसे सीधा तो देख नहीं सकती थी, मतलब उनको लज्जा आती थी। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो घूंघट होता है ना, जो सर पे रखती हैं औरतें, ठीक है, उसमें से लंबा लंबा घूंघट होता था पहले, और उसमें से धीरा सा हल्का सा सरका के उसमें से तिरछी तिरछी नज़रों से देखती थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे खिड़कियां दरवाजे खुलने लगते हैं, पेड़ अपना संतुलन खो देते हैं, नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है, पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है और अंत में बिजली कड़कने के साथ बारिश होने लगती है। प्रश्न 6, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है?
अब यहाँ पर बादलों को बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है, वो हमें उसका उत्तर देना है। बहुत दिनों तक ना आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है। जिस प्रकार मेहमान यानी कि दामाद बहुत दिनों बाद आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत समय बाद आए हैं। अतिथि जब घर आते हैं तो संभवतः उनके देर होने का कारण उनका बन ठन कर आना होता है। अब क्या होता है बेटा, जो मेघ है मतलब जो बादल हैं उनकी गांव में प्रतीक्षा की जाती है, क्योंकि गांव में सारी खेती बाड़ी होती है, ठीक है। तो उनकी प्रतीक्षा की जा रही कि बारिश हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से दामाद बहुत दिनों बाद आते हैं, और बहुत दिनों बाद हम किसी के घर जाते हैं तो थोड़ा तैयार वगैरह होके ही जाते हैं ना, तो जब देर हो जाती है या शादी वगैरह में जाते हैं तो देर किस लिए हो जाती है, तैयार व्यार होने में ही होती है। तो वो कहते हैं कि देर होने का कारण क्या, बंठन कराने का, कि वो बंठनने में उनको टाइम लग गया होगा। तो इसी तरह कवि ने सजीवता डालने के लिए कि मेघों के बंठन कर सवर कर आने की बात कही है, कि उसका मानवीकरण किया गया है मेघों का दूल्हे के रूप में, कि वो बंठन कर आया, सवर कर आया। कविता में आए सॉरी, यहाँ पे बेटा दूल्हे से मानवीकरण नहीं, यहाँ पर आपका दामाद से मानवीकरण किया है मेघों का, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 7 है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। अब यहाँ पर जो भी कविता में मानवीकरण के उदाहरण और रूपक अलंकार के उदाहरण लिखने हैं हमें, जो भी आए हैं। पहला है, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो मेघों का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है। मेघों को क्या किया गया, दामाद माना गया है, ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यहाँ पर बयार का स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यहाँ पे पेड़ों का मानवीकरण किस रूप में हुआ है, नगरवासी के रूप में। धूल भागी घाघरा उठाए, अब धूल घाघरा उठाए, तो धूल का किस तरीके से मानवीकरण हुआ है, गांव की स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, अब बूढ़ा पीपल यहाँ पे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में मानवीकरण हुआ है। बोली अकुलाई लता ओट हो कीवाड़ की, अब यहाँ पर लता जो है स्त्री का प्रतीक है, ठीक है, जो कि लज्जा में रहती है। हमने जो भी पढ़ा था कि वो किवाड़ की ओट से अपने पति को देख रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे रूपक अलंकार कहाँ कहाँ यूज हुआ है, यहाँ क्षितिज अटारी, यहाँ क्षितिज का अटारी के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है। दामिनी दमकी, दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बांध ढूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, यहाँ झरझर मिलन के अश्रु द्वारा क्या हुआ है, बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा ऋतु का चित्रण हुआ है। मेहमान के आने पर पूरे गांव में उल्लास और उमंग का माहौल होता है। सभी लोग अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में जुट जाते हैं। गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करने लगती हैं और बुजुर्ग झुककर उनका स्वागत करते हैं। पैरों को धोने के लिए परात में पानी लाया जाता है। इस तरह कविता में कुछ ग्रामीण रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। अब यहाँ पर जो कवि ने जो बादलों को क्या करा था, दामाद के रूप में मानवीकरण कर दिया था ठीक है, तो उसका वर्णन करना है हमें। तो उसको लिखा है, कविता में मेघ और दामाद के आगमन में समानता बताई गई है। जब गांव में मेघ दिखते हैं तो गांव के सभी लोग उत्साह के साथ उसके आने की खुशियां मनाते हैं। तो हवा के तेज बहाव से पेड़ अपना संतुलन खो बैठते हैं, नदियों और तालाबों के जल में उथल पुथल होने लगती हैं। ठीक इसी प्रकार किसी गांव में जब कोई दामाद आता है तो गांव के सभी सदस्य उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। गांव वाले अपने घर की खिड़कियां दरवाजे खोलकर बाहर झांकने लगते हैं। स्त्रियां खिड़की की ओट से दामाद को देखने की कोशिश करती है और गांव का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो क्या करता है, हाथ जोड़कर दामाद का स्वागत करता है। तो पूरी की पूरी सभा में जो केंद्रीय पात्र होता है वो कौन होता है, वो दामाद होता है। इसी तरीके से गांव में जब बारिश नहीं होती तो सब कोई उसी के बारे में सोचने लगते हैं कि बारिश हो, तो सब कहीं तो उसका जो केंद्रीय पात्र होगा वो क्या होगा, बादल होंगे, यानी कि मेघ। अगला है, काव्य सौंदर्य प्रकट कीजिए। पाहन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इसका भाव है बेटा
इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज संवर कर आने का सुंदर चित्रण है। और शिल्प सौंदर्य, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के उस उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़े बंठन के सवरके में क्या है, इसमें अनुप्रास है। और मेघ आए बड़े बंठन के सवरके, इसमें मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है। मेघ को मेघ का किसके रूप में मानवीकरण किया गया है, दामाद के रूप में। कविता की भाषा सहज और सरल होने के साथ ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन, पाहुन यानी कि पाहुन कहते हैं दामाद को, शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। अब यहाँ पर एक हमने पढ़ा है कि पीपल का वृक्ष झुक कर, ठीक है ना, यहाँ पर। और जब हमने इसका मानवीकरण देखा था तो हमने देखा था कि बड़े गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो दामाद का झुक कर स्वागत करते हैं, तो उनको ही क्यों कहा गया। पीपल का पेड़ आकार में विशाल, हरा भरा, छायादार होने के साथ ही शुभ माना जाता है। पूजा पाठ और हर मांगलिक कार्यों में इसका पूजन किया जाता है, इसीलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो में नया चैप्टर करेंगे। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना, सो दैट कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।